हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं, सेफ हैं और घर पर हैं। आज 5 रूल्स इक्वल्स 5 मार्क्स की सीरीज नंबर 3 लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं और मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि ये IBPS PO और RRB PO के लिए किस टाइप से स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले रूल्स पर आ जाते हैं। हम 10 रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बढ़ते हैं 11th रूल की तरफ। 11th रूल क्या कहता है? 11th रूल कहता है कि अनलाइक, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, राइट, इन एडिशन टू, ये जब भी सब आपको कहीं भी दिखाई दें, ठीक, कहीं भी इनके बीच में आपको 2 सब्जेक्ट्स जब भी जुड़ते हुए दिखाई दें तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर से सुनिए, अनलाइक लिखा हो, एज वेल एज लिखा हो, विद लिखा हो, अलॉन्ग विद लिखा हो, इन एडिशन टू लिखा हो, टुगेदर विद लिखा हो या अलॉन्ग विथ कुछ भी लिखा हो, अगर इनके ये 2 सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से ही अग्री करना चाहिए। अगर वो सिंगुलर होगा फर्स्ट सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सेकंड सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रही है मैम एग्जाम्पल से तो बताइएगा जरा। बिल्कुल ठीक, एग्जाम्पल से जान लेते हैं क्या कह रहे हैं हम। देखिए, पढ़ लेते हैं। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट तो ये हो गया, सब्जेक्ट 1, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स गोज टू द ऑफिस, यानी कि सिंगुलर वर्ब आया है। आपको पता है एस या ईएस किस में लगता है? भाई ही तो थर्ड पर्सन है ना, वो भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो प्रेजेंट टेंस में तो एस या ईएस ही लगता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है। यहाँ पर फ्रेंड्स के हिसाब से काम नहीं होगा, बल्कि किसके हिसाब से काम होगा? ही के हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। करुण टुगेदर विद हिज अकम्प्लाइसेस, ठीक, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहभागियों के साथ जो क्राइम में उसके साथ थे, जिन्होंने उसके साथ मिलकर क्राइम किया था। तो करुण टुगेदर विद हिज अकम्प्लाइसेस इज, क्यों? क्योंकि बात किसकी चल रही है? बात करुण की चल रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, क्योंकि टुगेदर विद साफ साफ लिखा है कि वर्ब किससे एग्री करना चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? करुण है, और वो कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आया। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल आता। इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, वो जेल से भागने की फिराक में है, कोशिश कर रहे हैं कि जेल से भाग जाए। आई होप आपको ये रूल समझ में आया। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से आपकी इस पर ग्रिप हो गई है, कमांड हो गई है, तो एग्जाम्पल्स लिखिएगा इसके साथ, नोटबुक बना लीजिए, सारे रूल्स नोट करते चलिए ताकि एग्जाम टाइम पे कहीं पर भी ये मिस ना हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि IBPS PO के प्री और मेन से पहले ये सारे भी रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, आपको एक तरफ मैं ला कर दे दूँ, आप पढ़ लें और उसके बाद आप इनको रिवाइज करके एग्जाम में चले जाएँ, तो आपको कुछ खास ज़्यादा और पढ़ना या याद करना ना पड़े, राइट। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन्हें अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिए और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए जिन्हें पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल कहता है कि ध्यान से सुनिए, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, राइट। जैसे कि एब्सेंट है, अवेल है, अक्विट है, एडजस्ट है, कुछ भी है, अक्विट है, राइट, इंजॉय है, प्राइड है। अक्विट की जगह आप यहाँ पर बोल सकते हैं अकस्टम, ठीक, अकस्टम है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर आपको इनके बाद क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना पड़ेगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, दाई सेल्फ,
आवर सेल्फ्स, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस आपको उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा। याद कर लीजिए, एब्सेंट, अवेल, अक्विट, एडजस्ट, अकस्टम, एंजॉय, प्राइड, एटसेट्रा। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो बात सही हो गई कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट क्या है? स्टॉप, टर्न, कीप, शेव, हाइड, बेथ एक्सेट्रा के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं लगाना है। फिर सुनिए, स्टॉप, टर्न, कीप, शेव, हाइड, बेथ एक्सेट्रा कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद पूरी इंग्लिश में, पूरी की पूरी इंग्लिश में जितना भी आप पढ़ेंगे, जहाँ तक भी आप एरर सॉल्व करेंगे या आगे कोई भी क्लोज टेस्ट में फिल करेंगे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस देखने के लिए आते हैं, तो अगर उसमें कोई फिलर का सेंटेंस आ जाए तभी भी फिल करेंगे। तो स्टॉप, टर्न, कीप, शेव, हाइड, बेथ एक्सेट्रा कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दाई सेल्फ, आर सेल्फ कुछ भी नहीं लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए, इन बोथ पोजिशंस गौरी अक्विटेड हरसेल्फ विद मार्क्ड एबिलिटी। दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही पोजिशंस में गौरी ने अपने आप को अपनी काबिलियत के द्वारा जो है बरी करा लिया, अक्विट करा लिया। तो देखिए, अक्विट के बाद नोटिस किया आपने क्या है? हर सेल्फ आया है ना। यानी कि आपने यहाँ पर देखा, ये लिखा हुआ था साफ साफ कि जब कभी भी आप अक्विट देखेंगे तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पर आया गौरी अक्विटेड, तो उसके बाद क्या लग गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द रेजर स्लिप्ड, रेजर स्लिप हो गई जबकि अनुज वॉज शेविंग, जबकि अनुज शेव कर रहा था, एंड ही कट हिज अंडर आर्म्स, और उसने अपनी अंडर आर्म्स को कट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड क्या आया है? शेव, राइट। और शेव के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर ये नहीं बोलते वाइल ही वॉज शेविंग हिमसेल्फ, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये हुआ तो ये गलती मानी जाएगी, ये एरर का सेंटेंस हो जाएगा। राइट, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है, और कुछ हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आई होप आपको रूल समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 13। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सी बात भाषा में समझाऊं तो, एक काम होता है तब जाके दूसरा काम होता है ना। तब क्या उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? सिंपल सा पास्ट टेंस होता है, तब तो आप इफ के क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगा देते हैं। पता ना पास्ट टेंस क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। और वुड प्लस V1। नेक्स्ट क्लॉज में क्या लगाते हैं? वुड प्लस V1। एक काम में जहां पर इफ आता है वहां पे तो अगर सिंपल पास्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वुड प्लस V1 दूसरे फॉर्म में चली जाती है। नेक्स्ट ये है कि अगर दूसरा टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें क्या होता है? अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर वो होता तो ऐसा हो जाता, ठीक। तब क्या होता है? तब क्या होता है कि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। पास्ट मतलब हेड और परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया ना? तो इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उस क्लॉज में, तो नेक्स्ट क्लॉज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होता है? वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एम आई क्लियर? कैसे क्लियर होंगे मैम? एग्जाम्पल तो दीजिए। बिल्कुल ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, देखिए, इफ ही वेंट, इफ के साथ सेकंड फॉर्म लग गई, यानी कि पहला वाला आपका रूल समझ में आ गया ना। ये वाला रूल जो लिखा है इफ के साथ पास्ट टेंस हो गया। इफ ही वेंट टू कोणार्क, अगर वो कोणार्क जाता, ही वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वुड विजिट सन टेम्पल, तो वो सन टेम्पल देख लेता। अगर वो कोणार्क जाता तो वो सन टेम्पल देख लेता। पहला तो रूल ये था। दूसरा ये था कि इफ ही हैड अ कार। मैम दो हैड कैसे आ गए? अभी वो भी समझेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए, एक हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि ये क्या बन गया? ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ ही हैड अ कार, अगर उसके पास कार होती, ही वुड हैव, नेक्स्ट क्लॉज में क्या लगना है? ये देखिए, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव ड्रॉप्ड, ड्रॉप नहीं आएगा, ड्रॉपिंग नहीं आएगा, ड्रॉप्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वुड हैव के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो नेक्स्ट क्लॉज में क्या लगा है? ही वुड हैव ड्रॉप्ड यू होम, अगर उसके पास कार होती तो वो तुम्हें घर छोड़ देता, ठीक। अब बात समझनी है कि दो बार हैड कैसे आया। बिल्कुल समझ लेते हैं। एक हैड तो है हेल्पिंग वर्ब, है ना, ये रहा, क्लियर हो गया। एक हेड तो है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हेड जो है वो है मेन वर्ब। हेड मतलब होना, ओन या पजेस। यहाँ पर इस हेड का मतलब है ओन या पजेस, कार होना। जैसे आई हैव अ पेन,
मेरे पास पेन है, तो यहाँ पर हैव जो है उसका मतलब होता है ओन या फिर पजेस, कि मेरे पास ये पेन है, आई हैव, आई ओन और आई पजेस दिस पेन। ठीक, तो दूसरा वाला जो हैव है वो मेन वर्ब बनकर आया और हैव है, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है, इसलिए एक तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया मेन वर्ब। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अच्छा, अगर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स है ना आपके पास, कमेंट करके मुझसे पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यूज आप डील कर रहे हैं इंग्लिश से जो आपसे बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हो रहे, आप मुझसे बिल्कुल पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी है बट टफ नहीं है। क्या? देखिए, ईच एंड एवरी, हर कोई जानता है इनके बारे में, आई होप आप भी जानते हैं। थोड़ी सी बातें मैं और बता दूंगी, शायद आपकी हेल्प हो जाए। जान लीजिए, ईच हमेशा एक इंडिविजुअल अप्रोच की तरफ इशारा करता है। ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, ईच टीचर एक जितना भी टीचर है, और ईच स्टूडेंट एक स्टूडेंट जितना भी स्टूडेंट है, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। ईच आइटम इज टू बी पॉलिश्ड, हर एक आइटम पॉलिश करना है। ठीक है, तो यानी कि एक इंडिविजुअल अप्रोच को कौन बताता है? ईच। एवरी क्या बताता है? एक जनरल अप्रोच को बताता है, एक यूनिवर्सल अप्रोच को बताता है, एक जेनेरिक अप्रोच को इंडिकेट करता है, कलेक्टिव अप्रोच बताता है। कैसे? जैसे मैंने कहा एवरी स्टूडेंट, हर कोई, पूरी दुनिया में जितना भी स्टूडेंट है, सारा का सारा स्टूडेंट। मैंने कहा एवरी स्पॉट, जितना भी स्पॉट हैं, जितने भी गेम्स हैं, एवरी गेम, जितने भी गेम हैं। ठीक, या एवरी बुक, हर एक बुक, जितनी भी किताबें हैं पूरे वर्ल्ड की, फिर इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक किताब की बात नहीं चल रही। समझ में आ गई? पहली बात तो ये कि ईच बताता है एक इंडिविजुअल अप्रोच और एवरी बताता है एक जेनरिक या फिर एक कलेक्टिव अप्रोच। नंबर 1। नेक्स्ट, ईच जो होता है वो दो और दो से ज्यादा, ईच दो या दो से ज्यादा दोनों पर्सन्स और चीज के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन एवरी हमेशा ही दो से ज्यादा लोगों या चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ईच दो और दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर्सन्स और थिंग्स के लिए, लेकिन जो एवरी है वो हर केस में दो से ज्यादा पर्सन्स और थिंग्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। दो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तीसरा अंतर क्या है? ईच जो है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो दो और दो से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल जो है वो दोनों तरह से किया जा सकता है, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन, दोनों की तरह से वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इंग्लिश का नियम कहता है। नेक्स्ट क्या आता है? एवरी आता है। एवरी हमेशा और हमेशा काम करेगा एक एडजेक्टिव की ही तरह, वो कभी भी प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा। अब ये चीज मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, हाँ है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, ईच स्टूडेंट, ठीक, ईच क्या है? एडजेक्टिव। कैसे पता चला मैम? क्योंकि स्टूडेंट तो नाउन है, ये तो पता है ना, स्टूडेंट नाउन है, ये तो पता है ना। ठीक है, और स्टूडेंट को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ईच कर रहा है। और आपको पता है किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ईच स्टूडेंट, एक तो बात पता चल गई कि ईच एडजेक्टिव की तरह काम करता है। नेक्स्ट, each of the students, each of the students। अब each of, क्या each के बाद कोई नाउन आ रहा है? हाँ या ना? क्या each के बाद कोई नाउन आ रहा है? नहीं ना। तो यहां पर each किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन every of कभी नहीं होता। ठीक, एवरी ऑफ कभी भी नहीं होता। कभी गलती से भी कहीं भी लिखा हुआ आ जाए और अगर आपके मुंह से भी निकलने लगे तो रोक लीजिएगा, क्योंकि एवरी ऑफ कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी प्रोनाउन की तरह काम करता ही नहीं। एवरी हमेशा और हमेशा किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। कैसे? जैसे एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन, एवरी कंट्री। नोटिस कर रहे हैं? एवरी सिटीजन, एवरी कंट्री। तो ये क्या बता रहा है? सिटीजन क्या होता है? नाउन होता है। कौन क्वालिफाई कर रहा है? एवरी। तो एवरी क्या हो गया?
एडजेक्टिव हो गया। एवरी ऑफ सिटीजन्स तो नहीं होता ना, यानी कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता। क्लियर हो गई? चलिए अब एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है और कैसे डिफाइन किया गया इस डिफरेंस को। ये देखिए, सबसे पहले ईच आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर, हर एक इंडिविजुअल आर्टिकल जो कि न्यूज़पेपर में है या था, आगे लिखा है, वॉज बेस्ड ऑन अ पैंडमिक, वो महामारी के ऊपर आधारित था। ठीक, किसके ऊपर लिखा हुआ था? महामारी के ऊपर। आजकल क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, उसकी बात चल रही है, राइट? तो देखिए, नोटिस करिए, आर्टिकल क्या है? नाउन है। ठीक, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक, तो यहां पर ईच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको कर रहा है? जल्दी से बता दीजिए। ईच यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप की तरह वो काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, राइट? ठीक, और न्यूज़पेपर में आर्टिकल एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो दो से ज्यादा जो भी एंटिटीज होती हैं उनको ईच रिप्रेजेंट कर सकता है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 5 डॉक्टर्स प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं। कैसे? ईच के बाद क्या आ रहा है? इमीडिएटली बात क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, नाउन तो नहीं आ रहा ना। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका होता है? ये प्रोनाउन का होता है, एडजेक्टिव का तो नहीं होता ना, ईच ऑफ का। तो यहाँ पर ईच किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ईच ऑफ द 5 डॉक्टर्स, क्योंकि ईच 2 से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि पांचों के पांचों जो डॉक्टर्स थे हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सर्जरी। ठीक, ईच ऑफ द 5 डॉक्टर्स हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सर्जरी, वो जो थे सर्जरी में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। ठीक, या सर्जरी में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, राइट? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो आपने ईच की बात समझ ली, अब एवरी की बात समझने की कोशिश करिए। एवरी के बारे में बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। देख लीजिए, एवरी प्लेयर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्या बन गया? एडजेक्टिव एवरी बन गया। एवरी प्लेयर वॉन्ट्स टू बी इन अ विनिंग टीम, हर एक प्लेयर विनिंग टीम में होना चाहता है। एवरी ऑफ द प्लेयर्स तो नहीं हो सकता ना, सुना है कहीं? अगर सुना नहीं है, अगर आज से पहले कहीं पढ़ा भी नहीं है, कहीं देखा भी नहीं है, मैं बता भी रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं होता। ठीक, एवरी ऑफ तो नहीं होता। यहाँ पे क्लियर हो गया कि एवरी किसकी तरह काम कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एवरी चाइल्ड, वंस अगेन चाइल्ड इज अ नाउन एंड एवरी इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग अ नाउन दैट इज अ चाइल्ड। ठीक, एवरी चाइल्ड ऑन दिस प्लैनेट हैज अ राइट टू स्टडी। देखिए, एवरी की अप्रोच कैसी होती है? जेनरिक अप्रोच होती है। तो उसने साफ साफ कहा है हर एक बच्चा जो इस प्लैनेट पर है हैज अ राइट टू स्टडी, उसके पास अधिकार है शिक्षा का। ठीक, शिक्षा का अधिकार जितना भी समस्त प्लैनेट पर बच्चा है, चाइल्ड है, स्टूडेंट है, सबके पास ये अधिकार है। ठीक, तो यहां पर एक जनरलाइज अप्रोच को इंडिकेट कर रहा है कौन? एवरी कर रहा है। ठीक, आप बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट रूल जो है आज के सेशन का, देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और क्या समझ में आया और क्या सीखा हमने यहां से। ठीक है, वन ऑफ के बाद हमेशा जब भी नाउन आएगा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द पेशेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द लीडर्स, वन ऑफ द सिंगर्स, हमेशा प्लूरल नाउन। और वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। क्लियर? नेक्स्ट समझ लीजिए, लेकिन अगर वन ऑफ की जगह लिखा हो ओनली वन ऑफ, छोटा सा डिफरेंस है, बस वन ऑफ के पहले क्या लग जाएगा? ओनली वन ऑफ, तो नाउन तो प्लूरल ही आएगा लेकिन वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वर्ब? सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज, वो है, वन ऑफ द लीडर्स, नाउन कैसा हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। ही इज वन ऑफ द लीडर्स हु रिजॉल्व, वर्ब कैसा है? प्लूरल है, रिजॉल्व्स नहीं लिखा जाएगा। हु रिजॉल्व वोटर्स प्रॉब्लम, ये कुछ उन लीडर्स में से एक है जो कि वोटर्स की प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो हु रिजॉल्व, क्योंकि वर्ब भी वन ऑफ के साथ कैसा आता है? प्लूरल आता है। अब ओनली वन ऑफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज ओनली वन ऑफ द लीडर्स, ओनली वन ऑफ द लीडर्स, प्लूरल नाउन आ गया, हु रिजॉल्व्स। ठीक, यहां पे वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर वन ऑफ नहीं आया बल्कि क्या आया है? ओनली वन ऑफ आया है। रिजॉल्व्स वोटर्स प्रॉब्लम्स, ये केवल और केवल एक वो नेता ऐसा है जो कि वोटर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये उन नेताओं में से एक नहीं है, ये केवल एक वो नेता ऐसा है जो कि वोटर्स की प्रॉब्लम को क्या करता है?
सॉल्व करता है। आई होप ये रूल आपको समझ में आया, आई होप आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा एंड आई बिलीव कि आप एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे और इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे जो कि पढ़ना चाहते हैं, IBPS PO की तैयारी में लग चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अंटिल देन, कार्पे डियम।